बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी कि आज के लेक्चर के अंदर हम SPSS के बारे में बात करेंगे और इस सो फार व्हाट वी हैव डन वी विल डू विद दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब हाउ वी, एक तो यह कि आपके पास 16, 18 कोई भी वर्जन जो है SPSS का आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए इस पर्पस के लिए, बिकॉज ये जितना हमने काम इससे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की है, अब ये एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स की है, तो ये तमाम काम हमने SPSS पे करना है और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ पहले स्टार्ट में बताता हूँ कि SPSS को कैसे यूज़ किया जाता है। जब आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद जब इसको प्ले करते हो तो क्या होता है। तो SPS जब आप ओपन करते हो तो डिफ़ॉल्ट विंडो विल हैव द डाटा एडिटर। ठीक है, तो अब आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि अनटाइटल्ड डाटा सेट SPSS डाटा एडिटर। देयर आर 2 शीट्स इन द विंडो। अब आप देखिए यहाँ पर 2 शीट्स हैं, एक डाटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है। ठीक है, जब आप SPSS को ओपन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। इसमें आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर डाटा व्यू है और उसके बाद वेरिएबल व्यू है। तो डाटा व्यू के अंदर आपने वेरिएबल व्यू में जाएं, द डाटा व्यू विंडो, दिस विंडो शोज द एक्चुअल डाटा वैल्यूज एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। क्लिक ऑन द टैब लेबल वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो अब आपने वेरिएबल व्यू को क्लिक किया, वहां पे आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। सपोज हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास आप समझ लें मेल फीमेल्स का डाटा है, या आपके पास एक क्वांटिटी हाइट और वेट का डाटा है, तो आपने एक वेरिएबल हाइट उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, नेम की जगह पर, और उसके बाद वेट जो है नेक्स्ट वेरिएबल एंटर करेंगे। अब आप देखें जब आपने क्लिक किया वेरिएबल व्यू तो ये आया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल व्यू में आपने जाकर नेम के ऊपर एंटर करना है। देखिए आप नेम में आप ABC से कोई भी कैपिटल लेटर्स जो है कम अज कम होने चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी अल्फाबेटिक। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेटिक से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट विद 1 2 3 4 और सम अदर कैरेक्टर। ठीक है, और लेस देन 64 कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर आप इसको ABC भी कह सकते हैं। आप वेरिएबल का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे वेट है तो वेट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, WT में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह हाइट है तो HT लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर आपने इसकी जगह पे नेम टाइप करना चाहते हैं, इफ यू वांट द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यूज, तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। तो नीचे ला के आप देखेंगे ये वेरिएबल विथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक के साथ इसकी विथ है 8 है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक जो है वो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। अब आप चाहें तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। इसी तरह विथ के बाद नेक्स्ट देखें आप, डेसिमल यहाँ पे हुआ, सपोज ये वैल्यू है 3.141592, तो इसको करने के लिए आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, डेसिमल अगर आप ये सारी वैल्यूज चाहते हैं तो अगर आप इसको 0 कर देंगे तो ये 3.0 दे देगा और 3 पॉइंट तक वैल्यू देगा जी। नेक्स्ट है इसके बाद जो है अगला आप कॉलम है वो दैट इज अबाउट लेबल। तो लेबल में देखें, लेबल में आप उसका नाम पूरा लिख सकते हैं। सपोज अगर वेट WT आपने शुरू में डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ लेबल पे आके आप WEIGHT वेट पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज में इसी तरह देखें कि वैल्यूज में अगर आप क्लिक करेंगे तो वैल्यूज आप यू कैन गिव द सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द वैल्यू। सपोज अगर आप सेट्स है, जैसे वेरिएबल सेट्स है, तो यहाँ पर आप 1 इज इक्वल टू मेल एंड 2 इज इक्वल टू फीमेल लिख सकते हैं। यू कैन गिव दिस।
ये नॉर्मली कैटेगोरिकल वेरिएबल जब पड़ेगा, क्वालिटेटिव डाटा होगा तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, इसको हमने SPSS पे लोड करना है, इसको SPSS पे लोड करना है। जेंडर है, हाइट है, नेम है। ठीक है। हाउ वुड यू पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू SPSS? आपने SPSS खोलने के बाद आपके पास ये डाटा है जी। नेम है, एक वेरिएबल नेम है, एक वेरिएबल जेंडर है यानी सेक्स, और एक वेरिएबल हमारे पास हाइट है। जब आप नेम करेंगे तो नेम को न्यूमेरिक से हटाकर स्ट्रिंग की तरफ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1 रिप्रेजेंट्स द मेल एंड 2 रिप्रेजेंट्स द फीमेल। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आपने क्या किया, आपने वेरिएबल व्यू के अंदर जाकर सबसे पहले नेम को क्लिक किया, वहां पर नेम पूरा लिख दिया, और टाइप में जाकर उसको स्ट्रिंग किया। जैसा कि मैंने शुरू में स्लाइड में दिखाया था कि जब टाइप है, जब आपका वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा, नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा तो फिर उसकी टाइप बदलनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें आपने स्ट्रिंग को जाकर क्लिक करना होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे टाइप में जाकर तो वहां पर आपसे पूछेगा, तो वहां आप लिख दे कि स्ट्रिंग जो है STRING स्ट्रिंग, उसको क्लिक करेंगे। अब उसको पता है कि ये यहाँ पे नाम आएंगे, न्यूमेरिक डाटा नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद आपने विथ 7 ले की डेसिमल को 0 करना पड़ा, जाहिर बात है न्यूमेरिक तो नहीं, अब नॉन न्यूमेरिक है तो 0 आना ही था। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो लेबल में जाकर आपने कहा नेम ऑफ द स्टूडेंट, और वैल्यूज में नन कर दिया, मिसिंग नन है, एटसेट्रा। इसी तरह दूसरा वेरिएबल आपने जेंडर डिफाइन किया। अब जब जेंडर किया है तो न्यूमेरिक वो खुद लिखेगा। जेंडर में भी आपने डेसिमल 0 कर दिया, उसको पता है कि 0 पॉइंट के बाद 0 यानी 1 और 2 हम डिनोट कर रहे हैं ना, 1.00 से फायदा नहीं है। तो लेबल में जाके जेंडर ऑफ द स्टूडेंट कर दिया, और साथ वैल्यूज में जाकर इसको एक्सप्लेन किया, वैल्यूज में जाकर इसको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हमने इसको एंटर किया है, 1 से मुराद क्या है और 2 से क्या मुराद है। क्योंकि उसको तो SPSS जो पैकेज उसको तो नहीं पता कि 1 से क्या मुराद ले ले 2 से, तो यहाँ पे वैल्यूज में हम इसको बताएंगे कि 1 मीन मेल या फीमेल और 2 मीन मेल। तो 1 मीन मेल एंड 2 मीन फीमेल। तो ये आप इस तरह इसको डिफाइन करेंगे, वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। इसी तरह आपने देखा कि थर्ड वेरिएबल हमने डिफाइन किया हाइट। ठीक है। अब हाइट जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको एज इट इज रहने दिया, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आपने फिक्स कर दिया, और लेबल में जाकर पूरा लिख दिया हाइट ऑफ द वेरिएबल, और वैल्यूज में इसको छोड़ दें क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम वैल्यूज को एंटर करते हैं, 1 2 3 4 वहां पे हम डिफाइन करते हैं, एंड सो ऑन। अब हमारे पास जब ये करेंगे, अब आप डाटा व्यू में आए। ठीक है, डाटा व्यू में आएंगे तो अब वहां पर आपने नेम के नीचे उनका नाम एंटर करना है, और जेंडर के नीचे जेंडर का एंटर करना है, और साथ उसकी हाइट देनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह डाटा व्यू को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ रही है, और अब आपके पास ये डाटा सेव हो चुका है सपोज। तो सेव होने के बाद आप इसको कैसे सेव करेंगे, आपके पास डाटा आपने एंटर किया, सेव कैसे करेंगे? जस्ट Ctrl+S करेंगे टू सेव द फाइल यू क्रिएटेड, सिंपली फाइल एंड क्लिक सेव एज। तो फाइल को क्लिक करें और यहाँ पे सेव एज। यू कैन सेव द फाइल इन डिफरेंट फॉर्म्स बाय क्लिकिंग द सेव एज टाइप। तो इसको आप क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स में आप डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीज तलबा, अब मैं SPSS का वर्जन नंबर 16 को ओपन करूंगा आपके सामने, और यही प्रोसेस जो है इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि डेटा में जेंडर और मेल और नेम एंड हाइट और वेट कैसे हम फीड करते हैं। ये तो आपने स्लाइड्स में देखा। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, स्टार्ट में जाके देखें इसको, स्टार्ट SPSS का वर्जन नंबर 16, इसको हमने क्लिक किया है। जी, तो ये विंडो आपके पास खुली है। आप देखिए इसमें रन ट्यूटोरियल टाइप इन डेटा, तो रन एन एग्जिस्टेंट क्यूरी, अगर कोई एग्जिस्टेंट क्यूरी है तो उसको आप रन कर सकते हैं। इसी तरह ओपन एग्जिस्टेंट स्ट्रक्चर कोई है तो आप फाइल उसमें से ओपन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं टाइप इन डेटा को आप क्लिक करेंगे नंबर 2 पर जो दिया हो, तो हमने फ्रेश डाटा एंटर कर रहे हो, तो मैंने इसको क्लिक किया। करने के बाद अब मैंने ओके कर दिया।
ठीक है। नाउ यू कैन सी देयर इज अ डाटा व्यू, देयर इज अ वेरिएबल व्यू। तो सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू में आइए और यहां पर एंटर करते हैं हम नेम। तो नेम जो है नेम, अब जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहां पर उसने ऑटोमेटिकली इसमें बिल्ट इन है कि ये न्यूमेरिक 8, 2 और डेसिमल ये सारी चीजें दे देगा। ठीक है, अब आपने न्यूमेरिक को क्लिक करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पूछता है, तो इस पे आके आप स्ट्रिंग को क्लिक कर दें। ठीक है, जब आपने स्ट्रिंग को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसको पता है कि अब डेसिमल में कुछ नहीं हो रहा है, ओके कर दें। ठीक है, और एंड तक आप देखें और लेबल में जाकर यहाँ पर आप दे लें कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब ये हमने एक वेरिएबल उसको बता दिया और साथ इसकी मेजर थी जो नॉमिनल, उसको आइडिया हो गया कि ये नॉमिनल डाटा है। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि डाटा की टाइप्स हैं, देयर इज क्वालिटेटिव डाटा, देयर इज क्वांटिटेटिव डाटा। तो जब क्वालिटेटिव डाटा बोलता हूँ तो मीन कैटेगोरिकल डाटा। तो एक स्लाइड मैंने चलाई थी जिसमें बाइनरी था, नॉमिनल था और ऑर्डिनल था, अगर आपको याद हो तो उस स्लाइड को देख लेंगे। शुरू के लेक्चर में हमने, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्लाइड थी स्लाइड, उस चीज़ को देखना यहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा जी, सेकंड जो है वेरिएबल था हमारा जेंडर। तो जेंडर का GND में डाल रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। और इसमें आप देखें जब मैं नीचे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ ले रहा है, और लेबल में जाकर आप लिख लें ठीक है जी, कंप्लीट आपने कर दिया। अब आप देखें कि वैल्यूज में जाएं। अब आप उसको बताना चाह रहे हैं कि 1 से क्या मुराद है और 2 से क्या मुराद है। सपोज हमने 1 जो रखा है फॉर मेल रखा है, लेबल जिथे मेल, ठीक है, और ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने ओके कर देते हैं, नेक्स्ट। बल्कि एक और हमने ऐड करना है, मेल। दोबारा उसको मैंने क्लिक किया तो 2 इज इक्वल टू फीमेल। ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब इसके अंदर ये महफूज हो चुका है कि जेंडर में जेंडर जो GND वेरिएबल हमने नाम दिया है, जो स्टार्ट लेबल हमने जेंडर पूरा लिख दिया है। तो इसका लेबल है और इसकी वैल्यूज आप देख लें, इसमें स्केल ले रहा है इसको, और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो अगर आप चाहें तो इसको भी ख़त्म कर दें, यहाँ पर क्लिक कर 0 बिकॉज, और इसको अगर चाहें तो इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्लिक करने से, क्योंकि 1 और 2 ही है। न्यूमेरिक वैल्यू या हम 1 देंगे या 2 देंगे। चलिए 2 तक इसको रखते हैं जी। जेंडर के बाद था हाइट, तो HT मैं लिख रहा हूँ और इसमें जाकर कंप्लीट लिख लें। ठीक हो जाएगी हाइट। तो हाइट में लेबलिंग भी चली जाएगी, उसमें 2 डेसिमल तक उसने वैल्यूज ले ली। अब आप चले जाएं, ये आपका था वेरिएबल व्यू। अब जब आप डेटा व्यू में इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 वेरिएबल डिफाइंड है। ठीक है, पहला सपोज नाम आप लिख लें अली। ठीक है, नेक्स्ट हसन, उसके बाद अलीना है सपोज, उसके बाद सफ़ी है जी। नेक्स्ट हमारे पास कोई नाम आप ले लें,
NAZ नाज है। तो अब इनकी जेंडर में आप देखिए, आपने आप 0 1 देना है। 1 मीन मेल, 2 1 मीन मेल, ये फीमेल है, सफ़ी मेल, और ये फीमेल। ठीक हो गया जी। हाइट, तो हाइट जो है इनकी देखिए 5.2, इसी तरह 4.7, ये है जी नेक्स्ट 4.5, और नेक्स्ट है 4.1 एंड 5.5। ठीक है जी, ये आपने डाटा एंटर कर दिया। अंडरस्टैंड कि डाटा कैसे एंटर करते हैं। अली, आपने नेम दिया, उसके बाद जेंडर दिया, उसके बाद आपने उसकी हाइट दी और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए। अब आप इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। तो इनमें से अब देखें कि इसको मैंने क्लिक किया तो मैं इसी SPSS 7.dot को लेता हूँ और सेव, तो हमारे पास वो डाटा सेव हो चुका है। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, अब आपने देखा कि मैंने SPSS को 16 वर्जन को कैसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इट हैज़ 2 व्यूज़, डाटा व्यूज़ एंड वेरिएबल व्यूज़। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाकर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपका वेरिएबल जो नेम है, जैसे कोई ऐसी नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, तो उसको आपने स्ट्रिंग को क्लिक करना होता है। जब न्यूमेरिक डाटा होगा तो उसमें आपने उसको एज इट इज़, वो न्यूमेरिक तो उसके बिल्ट इन उसमें मौजूद है कि वो लेता है उसको। ठीक है, प्लस अगर वो कैटेगोरिकल डाटा हो या क्वालिटेटिव डाटा हो तो वहाँ पर लेबल्स में जाकर उसको हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि ये इसकी टाइप कौन सी है। तो अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने जो काम किया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइजेस आर लेस देन 30, तो हमने टी टेस्ट लगाया था। तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिकॉज इसके में जो फैसिलिटी है, ये ऑलवेज यूज टी टेस्ट। टी टेस्ट इसमें तमाम मौजूद है, जी टेस्ट इसमें नहीं है। तो जी टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जब सैंपल साइजेस जो हैं वो ग्रेटर देन 30 होते हैं ना, सैंपल साइज जब ग्रेटर देन 30 हो तो टी और जी दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो लेस देन 30 पे तो वैसे ही हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं ना। ठीक है, लेस देन 30 पे हम वैसे ही टी टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो टी टेस्ट और जी टेस्ट ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देंगे। आप चेक कर लीजिएगा बेशक इसको। अजीज तलबा, अब हम एक एग्जाम्पल 1 सैंपल टी टेस्ट की सॉल्व करने लगे हैं। तो मैं न्यू फाइल खोलता हूँ, तो न्यू फाइल में डेटा में देखें आप, तो वो फाइल को मैंने अभी छोड़ा, नेक्स्ट फाइल की तरफ आया हूँ। अब आप देखिए हमारे पास वेरिएबल व्यू है। अब क्वेश्चन इज दैट, चूँकि हमने, अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, सिर्फ मैंने SPSS को यूज़ करके आपको बताना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज you have to test a hypothesis that mu is equal to mu naught और sample size less than 30 है और population standard deviation अननोन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। अब क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग से मैंने उठाया है, तो वो आप देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा SPSS के ऊपर, इसको आप देखिएगा। The question is that suppose that an engineer is interested in testing the bias in a pH meter, ठीक है, in testing the bias in a pH, P और कैपिटल H मीटर, उसमें वो bias देखना चाह रहा है। The data are collected on a neutral substance, ठीक है, and pH is equal to 7.0। तो ये नॉर्मली जो मीटर है उसकी जो वैल्यू है that should be 7.0। So a sample of measurements were taken with the following data। अब हमारे पास एक सिंगल सैंपल का डेटा मौजूद है। ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ये गलबन जो n की वैल्यूज हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं। तो इन 10 वैल्यूज को कैसे एंटर करेंगे,
ठीक है। पीएच मीटर जो है उसकी अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, ऑन ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। तो पीएच के नाम से हमारे पास वेरिएबल है, तो पीएच मीटर, पीएच मीटर। तो हमारा डेटा का वेरिएबल क्या है जी, पीएच। तो इसको मैंने पीएच और इसका लेबल जो है दैट इज हम कंप्लीट लिखते हैं पीएच, ठीक है जी। तो चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें चाहिए, बाकी न्यूमेरिक है वो ऑलरेडी हमें पता है कि इट शुड बी वैल्यूज क्या है, और इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें एंटर की जाए, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। 1 सैंपल टेस्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ पहले, उसके बाद हम 2 सैंपल की बात करेंगे। अब आप डाटा व्यू में जाए तो पीएच की रीडिंग देखें जी क्या है, 7 पॉइंट, पहली वैल्यू जो है 7.07, नेक्स्ट वैल्यू है 7.70, 7.1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 6.97, उसके बाद है 7 और नेक्स्ट है 7.03, जी। उसके बाद वैल्यू आ रही है 7.01, और नेक्स्ट वैल्यू है 7.01, उसके बाद है 6.98 एंड देन 7.08। तो ये आपके पास 1 सैंपल की कुछ वैल्यूज हैं जो हमारा वेरिएबल है दैट इज पीएच मीटर, पीएच मीटर। तो अब आपने हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना है कि म्यू इज इक्वल टू 7.0, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 7.0 होती है, ये हमारे इंजीनियर हमें पता है, वी नो दैट। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी जब हमने सिंगल हाइपोथेसिस, यू वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इज 5.6 फीट या 62 इंचेस, तो म्यू इज इक्वल टू 62 इंचेस आप देखना चाह रहे हो। अब आपने हमारे 10 वैल्यू स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा लिया, ठीक है। आप ये समझ लो हमने 10 स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा लिया, ये हमारे पास वो डाटा आ गया। जब हमारा वेरिएबल क्या था, हाइट थी, तो यहाँ पीएच की जब आपने हाइट डाल दिया, एचटी डाल दिया, और लेबल में जाकर आपने पूरा हाइट लिख दिया। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल पीएच मीटर था, तो मैंने पीएच इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा और अदर लेबल में जाकर इसको कंप्लीट लिख दिया, और 10 वैल्यूज का डाटा था। अब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इंजीनियर्स हमारे जानते हैं, इट शुड बी 7.0, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड प्रोटीन लेवल, अगर तो बायोसाइंसिस्ट लोग बैठे हुए हैं, तो जो ब्लड प्रोटीन लेवल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट शुड बी 7.25, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक पेशेंट है उसकी 10 रीडिंग ले ली, जो उसकी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर 10 रीडिंग ली, और 10 रीडिंग आपके पास ये आई, समझ रहे मेरी बात। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको और दे दी, और ये जो एग्जांपल है मैंने इंजीनियरिंग से उठाई है, इसमें पीएच मीटर वेरिएबल है हमारा, और इसकी कुछ रीडिंग्स हमने ली हैं, 10 रीडिंग्स ली हैं, और हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है कि म्यू इज इक्वल टू 0.7, एच नॉट क्या हमारा, म्यू इज इक्वल टू 0.7। अब आप देखें आपने सिंगल वेरिएबल है हैंडल, उसके बाद आप बता दिया उसने, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप एनालाइज में आए, एनालाइज, और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कंपेयर मीन्स दिया हुआ नंबर 3 पर, और राइट साइड पे चले जाएं तो यहाँ पर 1 सैंपल टी टेस्ट, ये देखिए 1 सैंपल टी टेस्ट, इसको क्लिक करें। ले जी, अब आपसे पूछ रहा है कि आपका टेस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो हमें इसको इस तरफ ले जाएं, राइट साइड पर ले जाएं, और दिस इज अवर टेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर अगर आपकी सपोज आपने हाइट देख रहे हो 62 इंचेस है, तो यहाँ पर आपने 62 डाल देना है। अगर आप ब्लड प्रोटीन लेवल देखना चाह रहे हो तो हमें पता है कि दैट शुड बी 7.25, तो यहाँ मैं 7.25 लिख सकता था, लेकिन अब जो पीएच मीटर है इसकी रीडिंग जो है वो दैट शुड बी 7.0, तो मैंने इसको 7 डाल दिया, ठीक है। 0 डालने की जरूरत नहीं है, एंड ओके कर दें जी। तो ये आपके पास टेस्ट इसने
आउटपुट जो है टी टेस्ट की फॉर्म में आ गई। अब आप देखें देयर आर 10 वैल्यूज, उनका मीन आ गया, उनका स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, उनका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपको पता है कि S/√n। क्यों जी, समझ आई बात की? तो ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो साथ देता ही देता है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, सैंपल साइज, ये सारी चीजें आती है। अब आपका ये वन सैंपल टी टेस्ट आप देखें, सिर्फ आपने जस्ट वैल्यूज एंटर की हैं और उसके बाद इसने देखें रिजल्ट क्या दिया। तो ये टी की वैल्यू है 1.795, ठीक है, 1.795 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 है। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है, देखिए n-1 होती है तो 10-1 ये आ गया। दिस इज द बेसिकली पी वैल्यू। ये जो है ये पी वैल्यू है, ये वाली, दिस इज पी वैल्यू, दिस वन। आप पी वैल्यू को देखें तो पी वैल्यू में यहां पर पी वैल्यू जो है दैट इज 0.106, 0.106। तो इससे मुराद क्या है कि पी वैल्यू ये हमेशा टू टेल के लिए देगा, हमेशा टू टेल के लिए देगा। तो पी वैल्यू को आपने अल्फा के साथ कंपेयर करना है, पी वैल्यू को अल्फा के साथ कंपेयर करना है। अब आप देखें अगर अल्फा आपका 0.01% है, ये 1% है, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 0.01। अगर पी वैल्यू उससे बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहां से ये पी वैल्यू भी उसने दे दी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे साथ काम की चीज थी दैट वाज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंसेस, और साथ उसने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे दिया, जैसे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन फॉर सिंगल सैंपल, डिफरेंस बिटवीन मीन्स, रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस, अबाउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इसने लोअर लिमिट क्या दी, -0.0065 एंड द अपर लिमिट इज 0.0585। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जीरो इसके दरमियान लाई करता है ना, ठीक है, और यहाँ ये पॉइंट वैल्यूज ये जो है ये इसके अंदर लाई करती है। तो हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया। ये डिफरेंसेस की बात कर रहा है, यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही, सिंगल सैंपल की। बहरहाल तो पी वैल्यू जो है बेसिकली आपने ये जो टेबल देखा है, इसमें अब जब कंपेयर करेंगे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे तो पी वैल्यू की बुनियाद पर अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर अल्फा के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना ही देना, वन टेस्ट के अंदर उसने इतना ही आपको बताना था। टेबल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बता दी, उसके बाद उसने वन सैंपल टी टेस्ट लगा दिया। अब आप इस टेबल को चाहें तो कट पेस्ट कर सकते हैं। सपोज इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए आप, इसको मैं राइट अगर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं कॉपी करके वर्ड में ले जा सकता हूँ। आपका थीसिस है या कोई भी ऐसा काम है तो आप इसमें कॉपी की कमांड यूज करके वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर टेस्ट। अब आप उसी तरह व्यू में आए, दूसरे व्यू में, और देखिए कि डेटा के अंदर क्या था। ये डेटा था, आपने एनालाइज में गए, एनालाइज के बाद कंपेयर मीन्स में गए और वन सैंपल टी टेस्ट लगाया आपने। ठीक है जी, क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं जो हम टू सैंपल के केस करेंगे। तो एक और फाइल में ओपन करता हूं। ठीक है, अब मैं ऐसे केस लूंगा जिसमें दो सैंपल्स डिस्कस किए गए हों। जी, नाउ एक क्वेश्चन है, टू सैंपल केस की बात मैं अब करूंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। सपोज आपके पास जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे पास वो उस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसमें से सॉल्व कर रहा हूँ एक बुक में से। टू फाइंड आउट वेदर अ न्यू सीरम विल अरेस्ट ल्यूकेमिया, ये एक बीमारी है जो चूहों में पाई जाती है। ठीक है, 9 माइस ऑल विद एन एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज, कोई डिजीज है जो चूहों में पाई जाती है और कुछ 9 चूहे हैं जो इब्तदाई स्टेज में उनको डिजीज लगी हुई है।
हुआ क्या है, आर सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट किए गए। 5 माइस रिसीव द ट्रीटमेंट एंड 4 डू नॉट रिसीव, उनमें से 5 ऐसे थे जिनको ट्रीटमेंट दी गई, को मेडिसिन दी गई, और 4 ऐसे थे जिनको कुछ नहीं दिया गया। नाउ द सर्वाइवल टाइम्स इन ईयर्स फ्रॉम द टाइम दैट एक्सपेरिमेंट कमेंस्ड आर एज फॉलोज। अब उनका जो टाइम था वो जिंदा कितना पीरियड तक जिंदा रहे, कितने साल जिंदा रहे, तो वो हमने नोट कर लिया। जिनको ट्रीटमेंट दी थी और दूसरा सैंपल क्या था जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन द सरम बी सेड टू बी इफेक्टिव, कहते हैं क्या वो जो सरम उनको दिए गई, ठीक है, वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। इट मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2, देर इज नो इफेक्ट, और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, इट मीन्स देर इज सम इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है। Assume the two distributions to be normally distributed with equal variances। तो अब आप देखें जब variances equal हो और distributions क्या हो, normal हो, तो we can use t-test, और sample size क्या है, less than 30 है। तो सबसे पहले अब variables view में जाएं। अब आप इसको बताएं कि हमारा जो है क्या, that is, तो ये variable जो हमारा वो that is survival time है। क्या है, survival time। जी एस डाल दिया उसके सर्वाइवल टाइम का, और यहां मैंने कंप्लीट लिख लिया सर्वाइवल। ठीक हो गया जी। और एक हमें डिफाइन करना पड़ेगा ध्रुव के नाम से। अब जब भी 2 सैंपल टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल आप करेंगे, ये चीज आपको ज़हन नशीन करनी होगी। तो 8 वेरिएबल आपने ध्रुव के नाम से इसको डिफाइन करना है, क्योंकि अब जब हम इसको ध्रुव बताएंगे तो इसको नहीं मालूम कि ध्रुव 1 आपका कहाँ पे खत्म हो रहा है, ध्रुव 2 कहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो एक ध्रुव के नाम से एक वेरिएबल दे दिया हमने, और अगर आप देना चाहें इसमें इस लेबल की जरूरत नहीं है। तो डेटा व्यू में जाएं और पहले सर्वाइवल टाइम जो है वो देखें कि पहली डाटा तक क्या है। तो अगर आप चाहें तो वेरिएबल व्यू में जाकर इसमें इसकी लेबलिंग कर सकते हैं वैल्यूज में, ठीक है। कि 1 से मुराद क्या है, 1 से मुराद ट्रीटमेंट है, और 2 से मुराद नो ट्रीटमेंट एंड ओके। लो जी, अब आप देखें डाटा व्यू में आए तो ग्रुप में पहली वैल्यू क्या थी 2.1, एरो की से नीचे आ जाए तो सर्वाइवल टाइम है सारे 5.3, ठीक है। फिर 1.4, ये पहला ग्रुप चल रहा है जिनको ट्रीटमेंट दी गई थी, और पहला सैंपल यानी कि N1 चल रहा है, उसकी वैल्यूज है 4.6, उसके बाद है 0.9। तो ये 5 वैल्यूज थे 5 मई से, और इनका ग्रुप 1 है। ठीक है जी। अब दूसरे जो 4 है उनकी वैल्यूज क्या है, 1.9 जिनको नो ट्रीटमेंट दी गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, 0.5, उसके बाद क्या 2.8, एंड नेक्स्ट इज 3.1, और दैट इज 2, 2, 2, 2। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट सैंपल को टेस्ट करना है तो आपने वेरिएबल 8 पूरा कंप्लीट 8 नीचे लिखेंगे, उसके सामने ग्रुप बना के एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि 1 ग्रुप हमारा ये है, ये सारे 1 को शो कर रहा है, 2 जो है 4 वैल्यूज है, 1 क्या है, 1 जो है वो 5 वैल्यूज है, और 2 की कितनी है 4 वैल्यूज। अब आप एनालाइज पे जाएं
तो एनालाइज कंपेयर मीन, अब पहले 1 सैंपल किया था, अब इंडिपेंडेंट सैंपल्स यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 3 के ऊपर, कंपेयर मीन में इंडिपेंडेंट को क्लिक करें। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका टेस्ट वेरिएबल क्या है, तो टेस्ट वेरिएबल हमारा क्या है, सर्वाइवल टाइम, वो चला गया। अब आपसे नेक्स्ट इस ग्रुप को हाईलाइट करें और इसको ले आए इस तरफ, ठीक है। और नो डिफाइन ग्रुप, तो अब उसको तो नहीं पता कि अब आपका 1 ग्रुप कौन सा है, तो हमें बताना पड़ेगा उसको कि 1 और 2 हमारे ग्रुप में, और कंटिन्यू कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद ओके कर दें। ये देखिए अब हमारे पास ये रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में आ गया। ट्रीटमेंट और नो ट्रीटमेंट, 5 आर ट्रीटमेंट जिन पे ट्रीटमेंट की गई, 4 ऐसे हैं जिन पे नहीं की गई। ये हमारा वेरिएबल है। ग्रुप हमारे कौन से है जी, 2 ट्रीटमेंट और नॉन ट्रीटमेंट। इसी तरह मीन जो 5 थे उनका ये आया, उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन ये आई और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये आया, ठीक है। इसी तरह नो ट्रीटमेंट जो है वो दैट इज बेसिकली 4 और 2.07 उसका मीन है, 1.17 उसका ये आया स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आप देखें नेक्स्ट जी, यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि हमने, आपको ज़हन नशी होना चाहिए कि मैंने शुरू में ये बात की थी कि जब हम टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल लगाते हैं तो उनकी वेरिएंसेस की इक्वालिटी हम पहले टेस्ट करते हैं। इफ द वेरिएंसेस आर इक्वल देन वी मूव फर्दर, ठीक है। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं जी कि वेरिएंसेस इक्वल हैं, बट इन एफ स्टैटिस्टिक आपको याद होगा कि वहां पर हमने सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर वहां पे बाकायदा टेस्ट किया था। तो यहां पर इसने ये टेस्ट लगाया है इक्वल वेरिएंसेस का, ठीक है। बेसिकली वी कॉल इट लेवेनीज टेस्ट, ठीक है। ये लेवेनीज टेस्ट है जो एसपीएसएस यूज करती है फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस में। तो ये आप देखें कि एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है 3.81, यानी एच नॉट यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसकी पी वैल्यू देखिए क्या है, इसकी पी वैल्यू हमेशा ये राइट साइड पे टेस्ट होगा। तो पी वैल्यू बेसिकली आप देखिए 0.91 है, 0.091। तो ये पी वैल्यू देखिए अल्फा से बड़ी है या छोटी है। अगर तो ये अल्फा से बड़ी है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे मुराद क्या है कि वेरिएंसेस इक्वल है। अगर ये वैल्यू छोटी है इससे मुराद क्या है कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। और जब नहीं होंगे तो फिर हम ये नीचे वाला टी आर यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ जो मीन्स और यूज हो रहा है, ये टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले उसने 2 in 1 टेबल है, ये 2 in 1। पहले उसने वेरिएंसेस की इक्वालिटी टेस्ट की है इस पोर्शन में, उसके बाद उसने मीन्स की इक्वालिटी टेस्ट की है। μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है भाई। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ट्रीटमेंट से और ना ट्रीटमेंट देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हाइपोथेसिस था हमारा। तो टी की वैल्यू क्या आई है 0.699। जब आपका ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आप ये वाला टी यूज करेंगे जो नंबर 1 पे सी लाइन में आ रहा है। अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप नीचे वाला टी यूज करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सपोज आपका वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास टी का कोई और फार्मूला है जो मैंने आपको वहां पे डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे, इसकी पी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि वेरिएंसेस इक्वल है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, तो इसलिए हम ये टॉप वाला टी यूज कर सकते हैं। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखें कितनी वैल्यूज थी 9, तो n-2 कितना होता है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2। जब 2 सैंपल हो n1 प्लस n2 -2 तो कितना हो गया, दोनों सैंपल को ऐड किया तो 9 आया, 9 - 2 7, तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 आ गया। ले जी अब पी वैल्यू देखिए क्या आई है, दिस इज सिग्निफिकेंस टू टेल। इसको हम पी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वैल्यू। तो पी वैल्यू में देखिए क्या वैल्यू आ रही है, तो दिस इज बेसिकली 0.507। तो अब आप देख लें कि कोई भी आप अल्फा लें, 0.05 ले लें, 0.01 ले लें, 0.10 ले लें, यानी 10% भी अल्फा ले लें तो फिर भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। इससे मुराद ये है कि दोनों के मीन्स क्या है, फर्क इक्वल है, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तो मेडिसन दें, ट्रीटमेंट करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा H0 इसमें एक्सेप्ट हो गया। H0 क्यों है एक्सेप्ट हो गया? बिकॉज द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, और यहाँ पर अल्फा हमने अज्यूम किया हुआ था 5%। इसी तरह आप देखिए ये यहाँ पर अगर इस चीज को देखें, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहां भी आप देखें कि आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यूज आई है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है, विच इज आल्सो -1.87 से लेकर 3.44। अब बताएं कि जीरो इसमें लाई करता है या नहीं करता? कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू जीरो है ना हाइपोथेसिस हमारा, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2। इससे मुराद क्या है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो इस इंटरवल में लाई करता हो तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस हम टेस्ट इंटरवल से भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी एक हमने पी वैल्यू के जरिए टेस्ट किया, जब भी आप टी टेस्ट यूज करेंगे तो पी वैल्यू, और साथ ये देखेंगे टी स्टैटिस्टिक्स भी उसने बनाई है, और साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी है जिसको हम वहां पे टेबल के साथ कंपेयर करते थे। अब यहाँ पे टेबल वाली बात नहीं है, जस्ट उसने पी वैल्यू साथ दे दी है। तो जब भी हम SPSS को यूज करेंगे तो ये हमें पी वैल्यू साथ देगा। अगर आपका वन टेल टेस्ट होता, सपोज ये वन टेल होता, तो ये जो पी वैल्यू टू टेल लिखा हुआ है, साथ आप देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ टू टेल्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ आर टू टेल। तो अगर ये वन टेल होता तो इसको हम टू पे डिवाइड कर देते। सपोज हमारा हाइपोथेसिस होता कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? वन टेल है, राइट टेल है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देते, ये जो पी वैल्यू है इसको टू पे डिवाइड करने के बाद अल्फा के साथ कंपेयर करते। अंडरस्टैंड? तो आज के हम लेक्चर के अंदर हमने आपको तरीका जो बताया वो दैट वाज कि SPSS को कैसे हम ओपन करते हैं। इसके दो व्यूज हैं, डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू। पहले वेरिएबल व्यू में जाकर कैसे वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक को कैसे एंटर किया जाता है, न्यूमेरिक को कैसे एंटर किया जाता है, डेसिमल में हम पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं, उसके बाद लेबलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने जब हमने वन सैंपल टी टेस्ट को यूज किया और कंपेयर द मीन्स के साथ जाकर एनालाइज कंपेयर मीन, उसमें जाके वन सैंपल को क्लिक किया तो वहां पर हमने सिंगल सैंपल को ट्रीट किया। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने टू सैंपल्स को भी ट्रीट किया व्हेन द पॉपुलेशन, व्हेन द बोथ द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। अब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें अगर डिपेंडेंट सैंपल हो तो फिर आप क्या करेंगे। सपोज हमारे पास ये डाटा तो था ना इंडिपेंडेंट सैंपल का, अगर डिपेंडेंट सैंपल हो यानी एक ही बंदे पर दो दफा ऑब्जर्वेशन ली जाए, यानी आपकी हार्ट बीट इन द रिलैक्सिंग पीरियड, हार्ट बीट इन द एग्जामिनेशन हॉल, अब दो रीडिंग आ रही। ठीक है, आपका वेट पहले लिया गया, उसके बाद कुछ थोड़े टाइम के बाद दोबारा वेट लिया गया, तो अब क्या होगा, ये डिपेंडेंट सैंपल इसको हम बोलते हैं, पेड टी टेस्ट बोलते हैं। तो पेड टी टेस्ट में कैसे यूज करेंगे, उस टर्म में डाटा लेता हूं और उसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो अजीज तलबा, अब हम पेड टी टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पेड टी टेस्ट में, जिसमें 12 कार्स थी, उसमें हम रेडियल टायर्स और बेल्टेड टायर्स के दरमियान फ़र्क देखा था। ठीक है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और उसमें क्या मैं रेडियल टायर्स की वजह से और बेल्टेड टायर की वजह से फ्यूल कंजम्पशन में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। याद आ रहा है आपको? तो 12 कार्स थे, सेम कार्स और सेम ड्राइवर्स को यूज़ किया गया था। पहले उन कार्स को रेडियल टायर्स लगाए गए, उसके बाद दोबारा उन्हीं कार्स को बेल्टेड टायर्स लगाए गए और डिफरेंस देखा गया था। तो पेड ऑब्जर्वेशन थी, एक ही आदमी चला रहा है, गाड़ी भी एक ही है, उसको दो दफ़ा पहले रेडियल टायर्स लगाए गए, उसकी एवरेज देखी गई, फ्यूल कंजम्पशन क्या थी, उसके बाद उसको बेल्टेड टायर्स लगाए गए, वही गाड़ी थी। इस तरह की 12 कार्स थी हमारे पास। अब हमारे पास ये पेयर्स डाटा है, वी वांट टू सी इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज डाटा। तो जब आपने पेड ऑब्जर्वेशन करनी है तो अब आपने 1 और 2 ग्रुप नहीं बनाने, जस्ट वेरिएबल डिफाइन कर दें जी। न्यू फाइल खोलते हैं डाटा में और वेरिएबल व्यू में जाएं, तो पहले आपने रेडियल
टायर्स, उसके बाद बेल्टेड टायर्स। ठीक है जी, और उसके बाद इसकी लेबलिंग भी तार लें। ठीक है, तो अब आ जाए वेरिएबल डेटा व्यू में। तो पहली वैल्यू जी 4.2 तो रेडियल टायर की टायर रेडियल टायर्स पहली वैल्यू 4.2 है, 4.7 है दूसरी वैल्यू, उसके बाद 6.6 है जी, नेक्स्ट वैल्यू है 7, 6.7, उसके बाद वैल्यू है 4.5, उसके बाद है 5.7 एंड नेक्स्ट 6। ये किलोमीटर्स पर लीटर है ना, ठीक है, जितने किलोमीटर कवर करता है वो उस टायर के साथ। उसके बाद जो है 7.4 एंड 4.9, उसके बाद नेट 6.1, उसके बाद नेट्स 5.2। तो 12 कार्स पूरी हो गई। अब नेट्स देखें, बेल्टेड टायर्स की वैल्यू क्या है जी 4.1। ये डाटा जो शो कर रहा है वो किलोमीटर्स पर लीटर है, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर विद बेल्टेड टायर्स एंड विद रेडियल टायर्स। तो 4.9, 6.2 and next is 6.9 and 6.8, 4.4, 5.7 and the next is 5.8, 6.9, 4.7, 6, 4.9। ठीक है जी। तो जब इंडिपेंडेंट सैंपल पुट करेंगे डाटा तो आपने 1 और 2 ग्रुप्स की फॉर्म में शो करना है और वेरिएबल 1 में शो करना है। जब डिपेंडेंट करेंगे तो सिंपल अलग-अलग, ठीक है, अलग-अलग। तो एनालाइज, कंपेयर मींस, और यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर दिया हुआ है पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। इसको क्लिक करें। अब आपसे वो पूछता है कि पहला पेयर एंटर करें, आपने रेडियल टायर किया, दूसरे को हाईलाइट किया, बेल्टेड में ले जाएं और उसके बाद ओके कर दें। देखिए जी क्या आता है। लो जी, ये पेयर टी टेस्ट में आ गया। यहाँ पे ये देखिए लास्ट कॉलम में, और पहले उसने एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लाजमी देता है वो हर जगह पर। मीन क्या है, पहला 9 वैल्यूज 12 वैल्यूज थी, उसका मीन ये है, स्टैंडर्ड डिवीजन ये है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी। इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट भी साथ उसने दे दिया कि रेडियल टायर्स और बेल्टेड टायर्स के दरमियान कोरिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जी, रेडियल टायर अब टी की वैल्यू क्या आ रही है 2.485, ये आपका वो कैलकुलेटेड टी है, ठीक है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 11, जारी बात है 12 - 1, ठीक है। पेयर्स तो हमारे पास 12 थे ना, ठीक है। और ये इसकी पी वैल्यू आ रही है 0.03। इससे मुराद क्या है कि आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस, क्योंकि पी वैल्यू जो है दिस इज बेसिकली लेस देन अल्फा। जब पी वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों बराबर नहीं है उनकी एफिशिएंसी, देयर इज अ सम डिफरेंस, देयर इज सम डिफरेंस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस उसने पूछा था कैन वी कंक्लूड द टायर्स
equipped with radial tires give better find autonomy। इस मीन्स के जो रेडियल टायर्स हैं वो अच्छी autonomy देते हैं। तो अगर होता एक्सेप्ट, इससे मुराद था दोनों टायरों में कोई फ़र्क नहीं, जो मर्जी ले डालो, फ्यूल autonomy जो है वो सेम रहेगा, पर किलोमीटर सेम ही देगा। लेकिन हमारा H1 क्या था, उसने क्वेश्चन ये पूछा था, कैन रेडियल टायर गिव्स बेटर फ्यूल autonomy? यस इट इज़ एक्सेप्टेड कि रेडियल टायर्स जो है वो अच्छी autonomy देंगे। ठीक है, अगर आप वो यूज़ गाड़ियों में करेंगे तो आपकी फ्यूल autonomy में फ़र्क आएगा, यानी कि पर किलोमीटर जो है वो फासला अच्छा देगा वो रेडियल टायर्स। तो अजीज़ तलबा, यहाँ तक कि हम इसको आज के लेक्चर में ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टेस्ट जो हमने पढ़े हुए थे और जो रेग्रेशन कोफिशिएंट में जिसमें हम रेग्रेशन को रन करेंगे, कोरिलेशन को फाइंड करेंगे, उसके बारे में टेस्टिंग होगी और इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।